गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 9th के सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालिए। क्लास 9th के सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालिए और इसमें चैप्टर 2 आज हम आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 मंत्र, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे मंत्र। इसमें देखिए, संध्या का समय था। सबसे पहले इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी हुई एक चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। अब बूढ़े ने क्या कहा देखिए। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ। कल सवेरे यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी भर्ती होए। दीनबंधु ऐसे उजट देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उसके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की ही सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दिन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़ा बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूट जाए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्तर स्वर से रोने लगी। तो देखिए, इसमें आपने देखा, इसके फर्स्ट भाग में, मंत्र के फर्स्ट भाग में देखा आपने कि भगत को उसकी बात पर अभी भी विश्वास नहीं आ रहा था कि क्या संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि भगत की मानसिक दशा ऐसी ही थी। इसमें मुंशी प्रेमचंद ने भगत की मानसिक दशा का बहुत ही सुंदर
ढंग से उनकी दशा का चित्रण करते हुए लेखक कहता है कि भगत जो था वो डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने के लिए चले जाने के बाद भी उसे यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो कि किसी के प्राण निकलते हुए देखकर भी अपने मनोरंजन को ही सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। डॉक्टर चड्ढा भगत के मरणासन पुत्र को इसलिए नहीं देखता क्योंकि उसके मनोरंजन का समय हो गया था। वह एक मरते हुए मनुष्य के प्राणों की रक्षा करने से ज्यादा महत्व गोल्फ खेलने को देता है। वह भगत के पुत्र का इलाज नहीं करता और गोल्फ खेलने के लिए चला जाता है। डॉक्टर चड्ढा का ऐसा अमानवीय व्यवहार उसके लिए अब भी अविश्वसनीय बना हुआ था। उसे अब भी डॉक्टर चड्ढा पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि जो भगत था वह आधुनिक युग के सभ्य कही जाने वाले लोगों की ऐसी निर्ममता का कोई उसे पहला अनुभव नहीं हुआ था अभी तक कि अब आज के युग में ऐसे भी मनुष्य हो सकते हैं जिसमें ममता नाम की चीज ना हो। वह तो मतलब जो भगत था वह उस मानसिकता वाले व्यक्तियों में से था जो सदा हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। जैसे किसी मुर्दे को कंधा देने, किसी के गिरे हुए घर को फिर से खड़ा करने, किसी के घर में यदि आग लग गई हो तो उस आग को बुझाने, या किसी के घर में कलेश हो रहा तो उसको शांत करने आदि दूसरों के कार्यों के लिए वह हमेशा सदैव तत्पर रहता था। लेकिन उसे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आज के आधुनिक युग में जो सभ्य कहे जा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, क्या ऐसे लोग निर्मयी हो सकते हैं या निर्दयी हो सकते हैं। अब आगे देखिए इसका दूसरा भाग। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन उसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जो भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते थे जब रोगी हो जाते थे। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझाते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटासी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी भरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इसी समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आभा भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या ये उधर ही रहोगे। कभी उसे छेड़ते थे, चुहेले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खेलने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है,
फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता। यह बेवसन था, पर हजारों रुपए फूक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी बड़ी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छिड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। 10 मिस गोविंद हरगिज मानना, देखिए कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मिजाज रखते हो। दूसरी सुंदर होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। मतलब तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है, पर इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग भर पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, दिखाना हो तो सब कुछ चाहे, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा। प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ। उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मोहर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े एक एक बात उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा, किसी को गर्दन में डाल, किसी को हाथ में ले लिया। मृणालिनी बार बार मना कर रही थी कि उन्हें गर्दन में न डालें, दूर से ही दिखा दो, बस जरा न चालो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश ने एक न सुनी। लिपटते देखकर उसकी जान प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर कहा, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े हैं, कहिए तो दिखा दूं। इतना उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं, अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी न आए, इसे काटने का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर बश में किया तो क्या। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझसे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस बात का भूत सवार है, तो उसने एक तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमर से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके साथ ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हुआ कर देखे आया विश्वास, या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए।
गर्दन नरम पकड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। बाहर मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। इस तरह से मित्रों में उनमें हलचल मच गई। सारे मेहमान इधर से उधर भाग गए। वही हरा भरा मैदान था, वह सुनहरी चांदनी एक श्रीमंत की भांति प्रकृति पर छाई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साथी थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी अब वह करुण क्रंदन और अश्रु प्रभा बन गई थी उसकी। आप इस दूसरे उसमें देखिए कि कैलाश की 20वीं वर्षगांठ इसमें दूसरे भाग में है कि कैलाश की जब 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसी हरे भरे मैदान में हर्ष एवं उल्लास के वातावरण में एक उत्सव का आयोजन किया गया था। चारों ओर वही सुनहरी चांदनी अब भी थिरक रही थी और अपना मौन संगीत बिखेर रही थी। मित्रों का समूह भी वही था और अभी वहां ही उपस्थित था। उत्सव के लिए मनोरंजन के जिन साधनों का वहां एकत्र किया गया था वे अभी भी विद्वान थे, परंतु यह सब कुछ होते हुए भी क्षण भर में ही सब कुछ परिवर्तित हो गया। अभी जहां सभी हर्षोल्लास में निमग्न थे वहां शोक का वातावरण छा गया था। लोगों की हंसी रोने की दुखद ध्वनि में परिवर्तित हो गई। मनोरंजन के वही साधन और चारों ओर की वही प्राकृतिक छटा अब लोगों के दुख में वृद्धि कर रही थी। जहां अभी कुछ समय पूर्व हास्य का सागर उमड़ रहा था वहां अब लगातार आंसुओं की धाराएं बहती जा रही थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।